नमस्कार सभी को, मैं हूं आपका दोस्त राजेश बड़ारिया और आपके अपने चैनल कंप्यूटर फॉर क्वांट के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जने जानते ही हैं कि हम 30 डेज क्रैश कोर्स कर रहे हैं। जी हाँ, 30 डेज क्रैश कोर्स किसका कर रहे हैं सर? सेट 2023 एग्ज़ाम। किसका? सेट 2023 एग्ज़ाम या नेट 2023 एग्ज़ाम। 30 दिन के अंदर हम इस एग्ज़ाम को या जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं और हमने अभी तक 7 दिन रेगुलर क्लासेस ले ली है। कुछ इश्यू की वजह से मैं रिसेंट 3 दिन तक क्लासेस नहीं ले पाया था, फैमिली इशू था, हेल्थ इशू था। ओके, तो अब हम आज से फिर से क्लासेस डेली रिज्यूम करने वाले हैं। जो भी आपके बीच के 3 दिन की क्लासेस रह गई है वो आपके बिल्कुल कवर हो जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो रेगुलर रहें। क्लास के बाद आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक टेस्ट लिंक मिलेगा, उसे आपको ज़रूर अटेंड करना है। और हाँ, सेट एग्ज़ाम और यूजीसी नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। जी हाँ, टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। यहाँ पे 2 टेस्ट सीरीज़ है। एक टेस्ट सीरीज़ के अंदर आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों एक साथ मिल रहे हैं और दूसरी टेस्ट सीरीज़ के अंदर सिर्फ पेपर सेकंड है। तो जो सेकेंड वाली टेस्ट सीरीज़ है उसके अंदर मैं आपको वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल कराऊंगा और उसके अंदर का जो कंटेंट है वो रेगुलर अपडेट होता रहेगा। अभी तक वो कंटेंट पूरा नहीं हुआ पर एग्जाम से पहले आपके सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ओके, और जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड टेस्ट सीरीज़ के दोनों साथ में है उसके अंदर आपको सॉल्यूशंस ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जाइए उसको आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगे, नो डाउट बहुत अच्छा कंटेंट है, ज़रूर परचेज़ कीजिए। आपके पास बहुत कम समय रह गया है, इससे पहले मेरी क्लासेस जरूर अटेंड करें आप। ओके, तो आज जो हम पढ़ने वाले वो क्या पढ़ने वाले? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जी हाँ, क्या पढ़ने वाले हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इससे पहले सर आपने क्या पढ़ा दिया? इससे पहले मैंने आपको कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो सारे करवा दिए हैं। ओके, तो आज हम चालू करने हैं DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे। ओके, और बिल्कुल शॉर्ट स्वीट के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो हम देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन फेज के ऊपर जाएंगे। तो डेटा की सबसे छोटी इकाई की बात करेंगे, वो है आपकी बिट। तो हम देखेंगे कि भाई बिट से बड़ी कौन सी होती है? बाइट। और ध्यान रखना, बाइट को हम कैरेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरेक्टर। ओके, बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे। बिट के बाद बाइट, बाइट के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे? फील्ड। ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, इन सभी को आपको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जमाना है या डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में, इसलिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान देना है आपको। फील्ड के बाद हमारे पास क्या रहेगा? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के बाद हमारे पास क्या रहेगा? फाइल। और फाइल के बाद आखिरी में हमारे पास क्या रहेगा? डेटाबेस। तो फील्ड क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, 1 बाय 1 जैसे हम चलेंगे, आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। पर आपको क्या ध्यान रखना है? आपको बस मेरे साथ बने रहना है इसी तरीके से। ओके, तो अगर मोटे तौर पे देखें तो डेटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेटा जब प्रोसेस होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपके इंफॉर्मेशन के अंदर। ओके, और इन्फॉर्मेशन आगे जाके क्या बन जाती है? आपकी नॉलेज। और जब व्यक्ति को नॉलेज बहुत ज़्यादा पड़ जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका विजडम के अंदर। किसके अंदर? विजडम के अंदर। हालांकि ये फंडामेंटल का पार्ट है, ये लाइन ये वाली आपकी, पर मैंने लिखा दी ताकि आप इंटरलेट कर सको इसको। तो देखिए, अब हम शुरू करते हैं। डेटा को एक साथ स्टोर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? डेटाबेस का यूज़ करते हैं। सर ये डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा। अब सर कैसे? आप समझा नहीं पा रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे आप क्या कह रहे हो। तो देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए स्टूडेंट का डेटाबेस, स्टूडेंट डेटा, यह हो गया आपके पास पेशेंट डेटा। ओके, ये आपके पास क्या हो गया? कस्टमर डेटा। तो ये सारा का सारा क्या? डेटा। और इन सबको क्या कर रखा है? एक डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रखा है। तो मान लीजिए स्टूडेंट का डेटा आपके कहाँ काम आएगा? जैसे यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी के पास आपको क्या मिलेगा? स्टूडेंट का डेटा। तो ये क्या है? डेटाबेस है। हॉस्पिटल के अंदर क्या मिलेगा आपको? पेशेंट का डेटा। क्या मिलेगा? पेशेंट का डेटा। कस्टमर डेटा, जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस करता है, उसके पास सबसे ज़रूरी चीज़ क्या रहनी चाहिए? कस्टमर। तो ये सारे इन चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस बोलते हैं। भाई एक जैसे जो डेटा है उनको एक साथ स्टोर करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस बोलते हैं। ओके, अब इस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए
हम किसका यूज़ करते हैं, एक थर्ड पार्टी टूल का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, थर्ड पार्टी टूल, और उसको मैं क्या बोलता हूँ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके, DBMS। भाई हम DBMS का यूज़ किस लिए करते हैं कि भाई डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। सर डेटाबेस के अंदर क्या होता है, डेटाबेस कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसके अंदर बहुत सारे डेटा रहेगा आपके, A स्टूडेंट है, B स्टूडेंट है, C स्टूडेंट है, D स्टूडेंट है, तो ये पूरा क्या हो गया, डेटाबेस। डेटाबेस को मैनेज के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब सर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे MySQL, ओरेकल, हम इनका यूज़ करते हैं, थर्ड पार्टी जो ऐप है ना इनका यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए SQL सर्वर, ओके, MongoDB, पोस्टग्री, ये सारे क्या है आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, थर्ड पार्टी टूल है ये, ओके। चलिए फिर हम नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, धीरे से, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। स्पेशली सेट एग्जाम के लिए अगर फाइट कर रहे हो, यूजी नेट के लिए फाइट कर रहे हो, तो आपको वीडियो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सारे देखने हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको एक साथ करवा देता हूँ, ओके। और बाद में वैसे भी मैं आपके लिए मैराथन क्लासेस लाने वाला हूँ जिसके अंदर हम प्योर क्वेश्चन ही करने वाले हैं, ओके। तो अब इसके बाद अब देखते हैं सर स्टार्ट कैसे हुई, इसकी शुरुआत हुई। देखिए हम पढ़ रहे हैं अभी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम वर्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, अर्लियर जो आपका डेटा है वो एक फाइल के अंदर सेव होता था। तो क्या होता था, फाइल के अंदर सेव होता, ये एक फाइल F1 हो गई, ये एक फाइल F2 हो गई, ये एक फाइल होगी कौन सी, F3 हो गई। तो फाइल के अंदर डेटा को मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या आया आपके, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो फाइल मैनेजमेंट की क्या क्या कमियां थी और DBMS कैसे अच्छा है, वो मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना है। तो डेटा रिडंडेंसी, फर्स्ट क्या है आपकी, डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। इसके अंदर क्या होता था, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डेटा डुप्लीकेट बहुत रहता था, जिसका आइडिया लगाना या जिसके बारे में जानना पॉसिबल नहीं था। हम क्या करते थे, एक ही एक डेटा बार बार अलग अलग फाइल के अंदर कॉपी पेस्ट करते रहते थे। डेटा रिडंडेंसी के कारण क्या प्रॉब्लम अराइज होती है, डेटा इनकंसिस्टेंसी। हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया भी हुआ है। डेटा रिडंडेंसी के कारण क्या अराइज होती है, डेटा इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या हो गया, किसी एक फाइल के अंदर अलग डेटा पड़ा हुआ है और दूसरी फाइल के अंदर अलग डेटा पड़ा है। मतलब राम के खाते के अंदर इस फाइल के अंदर 1000 रुपये दिखा रहा है और उसी राम के खाते के अंदर इस फाइल के अंदर 2000 रुपये दिखा रहा है। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, डेटा इनकंसिस्टेंसी। थर्ड जो हमारा इसके अंदर क्या है, डेटा एक्सेसिंग। डेटा एक्सेसिंग का मतलब क्या हो गया, अगर आप फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस फाइल की लोकेशन को याद रखना पड़ेगा। किसके अंदर, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। पर अगर यहीं पे अगर आप DBMS की यूज़ कर रहे हो तो आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना, आपको क्या करना है, एक SQL क्वेरी फायर करनी है। क्या करनी है, एक SQL क्वेरी फायर करनी है और आपका काम हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट जो है हमारे पास डेटा आइसोलेशन। क्या है, डेटा आइसोलेशन। डेटा आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए डेटाबेस है या कोई फाइल है, इसके ऊपर अगर एक यूज़र उस डेटाबेस के ऊपर वर्क कर रहा है तो ऐसा नहीं हो कि दूसरा यूज़र उस जो वर्क है उसको इंटरप्ट करे, ओके। किसी एक यूज़र द्वारा जो वर्क किया जा रहा है ऐसा नहीं हो कि दूसरा यूज़र उस वर्क को इंटरप्ट करे या उसकी वजह से इनकंसिस्टेंसी अराइज हो। तो ये जो प्रॉब्लम सोल्व की गई वो किसके द्वारा की गई, आपकी DBMS के द्वारा, ओके। किसके द्वारा, DBMS के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। क्या है हमारे पास, इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। देखिए इंटीग्रिटी प्रॉब्लम का मतलब क्या है, यह है कि सर्टेन कंस्ट्रेंट्स लगाना। सर कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, कंस्ट्रेंट मतलब होता है सर्टेन रूल्स लगाना। मतलब मान लीजिए कोई एक फाइल है जिसके अंदर आपने बोल दिया कि जो एम्प्लॉई है
उनके खाते के अंदर 1000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए, और उसी कॉलम को आपने कहीं दूसरी जगह भी यूज़ कर रखा है दूसरी फाइल के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस फाइल के अंदर भी आपको फिर से वही चीज़ लगानी पड़ेगी, और आपको सारी फाइल के अंदर जितना भी डाटा 1000, 1 लाख, उन सब के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। यही चीज़ अगर मान लीजिए 100 ऐसी फाइल है तो आपको सभी के अंदर 1 बाय 1 यूज़ करना पड़ेगा। पर DBMS ऐसा नहीं करता है। DBMS क्या करता है, आपको सिर्फ एक क्वेरी फायर करनी है, और जो आपकी टेबल है उसके अंदर जो भी आपका फील्ड दिया हुआ है, कॉलम दिया हुआ है, उसके अंदर वो सारी चीज़ें ऑटो अपडेट कर देता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो हमारे पास इसके अंदर आता है वो है एटोमिसिटी। क्या आता है हमारे पास, एटोमिसिटी। देखिए एटोमिसिटी का एक तो मतलब ये होता है कि आपके पास जो डेटा है वो यूनिक होना चाहिए पर रो के अंदर। ये जो रो है उसके अंदर एक ही डेटा होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए या A होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 कोमा आप A रख सकते हो। दूसरा जो मतलब ये है एटोमिसिटी का मतलब, या तो जो आपने काम किया है वो क्या होना चाहिए, 100% कंप्लीट, या क्या होना चाहिए, 0% कंप्लीट। बीच वाली स्टेज नहीं रहना चाहिए कि भाई आपने काम क्या 50% ही किया। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए A से आपने B के खाते में 1000 रुपये ट्रांसफ़र किए, पर क्या हो गया, ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट 1000 रुपये तो ट्रांसफ़र नहीं हुए, 500 रुपये ट्रांसफ़र हुए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट स्टेज। तो या तो वर्क 0% कंप्लीट होना चाहिए या 100%, बीच वाली स्टेज नहीं रहनी चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, एटोमिसिटी। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास क्या है, कंकरेंट एक्सेस। क्या है हमारे पास, कंकरेंट एक्सेस। कंकरेंट एक्सेस का मतलब क्या हो गया, पैरेलल एक्सेस करना। इसका मतलब ये हो गया कि देखिए फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या होता है कि एक बार में एक ही यूज़र उसको एक्सेस कर पाता है। अगर एक से ज़्यादा यूज़र उसको एक्सेस करने की कोशिश करता है तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो लॉक लगाता है ना, ये फाइल के ऊपर लॉक लगाता है। किसके ऊपर लगाता है, इस पूरी फाइल के ऊपर लॉक लगाता है। पर अगर मैं बात करूँ DBMS की, तो DBMS के अंदर क्या होता है, ये आपकी फाइल है DBMS, और यहाँ पे क्या रहता है, आपके रिकॉर्ड रहता है। क्या रहता है यहाँ पे, रिकॉर्ड। तो जो लॉक लगता है वो कहाँ लगता है, रिकॉर्ड के ऊपर लगता है। तो एक यूज़र मान लीजिए इस रिकॉर्ड पे वर्क करता है, दूसरा यूज़र मान लीजिए इस रिकॉर्ड के ऊपर वर्क कर रहा है, तीसरा यूज़र मान लीजिए इस रिकॉर्ड के ऊपर वर्क कर रहा है, तो सेम फाइल के अंदर एक से ज़्यादा पैरेलल एक्सेस हो सकते हैं। कंकरेंट एक्सेस पॉसिबल है। वो किसके अंदर पॉसिबल है, DBMS के अंदर। ओके, तो ये जो कुछ थे आपके डिसएडवांटेज थे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के, और उसके साथ ही मैंने आपके DBMS के एडवांटेजेस भी बता दिए हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक की कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आ गई है तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं। देखिए आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि सर बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहे हैं, फास्ट बोलने की ये वजह है कि आप एक सुनते रहिए और बाकी जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास समय कम है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जितने ज़्यादा आपको चीज़ें दे सकूँ, समझा सकूँ, जितना मुझे आता है। जैसे मैंने UGC नेट JRF क्लियर किया था, वैसे मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। ओके, समय हमारे पास कम है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं आर्किटेक्चर। किसका, DBMS का आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि भाई आपका DBMS वर्क कैसे करता है। तो इसको भी देखो समय के साथ अलग अलग तरीके से ये इवोल्यूट हुआ है। तो इसके होता है सबसे पहले 1 टायर आर्किटेक्चर, 1 टायर। वो होता है आपका दूसरा 2 टायर, और क्या होता है आपके पास 3 टायर। तो ये टायर है ना, बस वाले टायर नहीं है। यहाँ पे टायर का मतलब है लेवल्स। क्या मतलब है, लेवल्स। ओके, तो 1 टायर का मतलब क्या हो गया, यूज़र सिट ऑन DBMS, यूज़र सिट ऑन डेटाबेस। यूज़र खुद उस डेटाबेस के ऊपर काम कर रहा होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, 1 टायर। अब देखिए 2 टायर के अंदर क्या होगा सर, ये भी बता दीजिए आप। देखिए 2 टायर के अंदर क्या होगा, ये आपका डेटाबेस है, और इस डेटाबेस के साथ यूज़र डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकता है। इस डेटाबेस के साथ यूज़र डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, 2 टायर आर्किटेक्चर। तो हमें इसके साथ 3 टायर भी बता देता हूँ, और फिर हम कंपेयर करते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 3 टायर आर्किटेक्चर।
अब 3 टायर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 3 लेवल हो गई। तो यहाँ पे देखिए, ये जैसे मान लीजिए आपका यूज़र है, यहाँ एक से ज़्यादा यूज़र हो गए, और यहाँ पे बीच में क्या आ गई, एक लेयर आ गई। क्या आ गई, यहाँ पे एक लेयर आ गई। और अब यहाँ पे क्या दे दिया, आपके डेटाबेस दे दिया गया, डेटाबेस दे दिया गया। ओके, तो सर इन दोनों में क्या फ़र्क है, एक्स्ट्रा लेयर क्यों लगाऊंगा, इससे तो मेरा एक्सेस टाइम बढ़ेगा। नहीं नहीं नहीं, इसको मैं बोलता हूँ बिजनेस लेयर। क्या है ये, बिजनेस लेयर। इसका क्या काम है, देखिए यहाँ पे यूज़र जो इंटरेक्शन करेगा ना, वो डायरेक्ट डेटाबेस से करेगा। इसका मतलब क्या है, डेटाबेस के ऊपर डायरेक्ट लोड है, डायरेक्ट लोड है। जो भी क्वेरी फाइल करना, रिट्रीव करना, वो डेटाबेस खुद हैंडल करना है। मान लीजिए आपकी कंपनी है और उस कंपनी के अंदर जो भी कस्टमर आ रहा है डायरेक्ट आपके साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। कंपनी छोटी है तब तक तो ऑब्वियसली बात आप उनकी जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल कर लोगे, पर मान लीजिए धीरे धीरे आपका क्या होगा, कस्टमर बढ़ते रहेंगे। मान लीजिए कस्टमर क्रॉस करके 1 लाख। अब आप बता सकते हैं 1 लाख कस्टमर को आप कैसे हैंडल कर पाओगे। अब आपको क्या करना है, आपकी जो आपका बिजनेस भी बढ़ गया है तो आपको डेटाबेस भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो अकेला आप डेटाबेस को हैंडल नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि अगर डेटाबेस डायरेक्ट यूज़र के साथ इंटरेक्ट करेगा या यूज़र डायरेक्ट डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो ओवर द टाइम फ्यूचर के अंदर डेटाबेस के ऊपर डायरेक्ट लोड बढ़ेगा, स्केलेबिलिटी इशू होगी, सिक्योरिटी इशू होगी, क्योंकि कोई भी इस डेटाबेस को एक्सेस कर पा रहा है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक थर्ड पार्टी का यूज़ किया। ऐसे मान सकते हो थर्ड पार्टी का, हमने इसके बीच में एक लेयर लगा दी, उसको हम जनरली बोलते हैं बिजनेस लेयर। सर अब क्या फ़ायदा हो, आप बता सकते हो मेरे को, इसका क्या मतलब है। देखिए इसका मतलब ये है, मान लीजिए आपने कंपनी खोली और भविष्य के अंदर ऑब्वियसली बात है सभी ग्रोथ करना चाहते हैं। अभी शुरुआत में 3 थे, जैसे मान लीजिए मेरे चैनल के ऊपर अभी 1500 यूज़र है, मान लीजिए मेरे आने वाले भविष्य के अंदर 1 लाख 10 लाख यूज़र हो गए, और मैंने डायरेक्ट अभी क्या पहले मैं कर रहा था डाटाबेस को डायरेक्ट एक्सेस कर पा रहा था, अब मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं बिजनेस लेयर का यूज़ करूँगा। सर इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि सबसे पहले यूज़र जो भी रिक्वेस्ट करेगा वो कौन हैंडल करेगा, बिजनेस लेयर। और बिजनेस लेयर इस तरह से प्रोग्राम सेट होते हैं, वो क्या करते हैं, वन बाय वन अपने हिसाब से प्रोग्रामिंग अरेंज होती है, और क्या करते हैं, रिक्वेस्ट को किसे भेजते हैं, डेटाबेस के ऊपर। तो इससे क्या होता है, मोटे तौर के ऊपर डायरेक्ट डेटाबेस के ऊपर लोड नहीं आता है। क्या होता है, डेटाबेस के ऊपर लोड नहीं आता है, डेटाबेस क्रैश करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सर अगर और यूज़र बढ़ गए तो और बिजनेस लेयर लगा देते हैं हम, समझ गए ना। तो अभी डेटाबेस को कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, हमें बिजनेस लेयर लगानी है। तो वो क्या करता है, जो रिक्वेस्ट आती है उसको थोड़ा सा हल्का सा डाइवर्ट करके प्रोसेस करके भेजता है 1 बाय 1। सर अगर डेटाबेस बढ़ गए तो आप यहाँ पे डेटाबेस बढ़ा दीजिए, अगर आपके नंबर ऑफ यूज़र बढ़ गए तो आप आराम से हैंडल कर सकते हैं, यहाँ पे बढ़ा दीजिए, आप आराम से यहाँ बढ़ा दीजिए। तो डायरेक्ट डेटाबेस के ऊपर लोड नहीं है। अब आपका जो लोड ले लिया वो बिजनेस लेयर के ऊपर ले लिया, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, चाहे आप यहाँ पे डेटाबेस बढ़ाइए चाहे यहाँ पे बिजनेस लेयर बढ़ाइए, आपके जिस तरीके से कस्टमर्स आपके बढ़ते रहेंगे उस तरीके से आप इस लेयर का यूज़ कर सकते हैं। आज के समय में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, सारी की सारी बढ़िया कंपनियां हैं, अमेजन है, स्नैपडील है, फ्लिपकार्ट है, सारी की सारी 3 टायर आर्किटेक्चर का यूज़ करती है। ओके, किसका यूज़ करती है, 3 टायर आर्किटेक्चर का यूज़ करती है। सर और बताइए इसके बारे में, थोड़ा सा हमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो देखिए इसके बारे में कैसे पढ़ोगे आप। इसके अंदर क्या होता है, स्कीमाज होते हैं। क्या होते हैं, स्कीमाज होते हैं। तो स्कीमाज के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। स्कीमाज क्या होता है, ये इसको व्यू बोल सकते हैं या लेवल बोल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले होता है आपका एक्सटर्नल स्कीमा। तो मैं सबसे पहले डायग्राम बना देता हूँ। ये यहाँ पे क्या है, आपके यूज़र, ये यूज़र है, यूज़र से जो डायरेक्ट इंटरेक्शन करता है, ये जो यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है उसे मैं क्या बोलूँगा, एक्सटर्नल स्कीमा। क्या बोलूँगा, एक्सटर्नल स्कीमा, एक्सटर्नल स्कीमा। ओके, ये क्या एक्सटर्नल स्कीमा। फिर उसके बाद आता है आपके, ये यूज़र लेवल भी बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल स्कीमा भी बोलते हैं। इसके बाद आपके पास आता है कंसेप्चुअल स्कीमा, कंसेप्चुअल स्कीमा, या क्या बोल सकते हैं मैं, कंसेप्चुअल लेवल। देखिए बहुत मज़ा आने वाला है आपको डीबीएमएस मेरे से पढ़ के, हालांकि थोड़ा मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाया, बाकी अभी आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल जाती। मेरे फैमिली इशू हो गया था, वाइफ की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। ओके, इसके बाद
जो आपके आता है वो आता है आपके पास इंटरनल स्कीमा। ओके, वो होता है आपका इंटरनल लेवल पर, इसको बोलते हैं हम इंटरनल लेवल। ओके, इंटरनल लेवल। और उसके बाद लास्ट में जो कनेक्टर रहता है वो आपका रहता है डेटाबेस से कनेक्टेड। तो अभी मैं आपको बता रहा था ना बिजनेस लेयर, तो यहाँ पे मोटे तौर पे आप कह सकते हो कि ये जो लेयर है आपकी क्या है, बिजनेस लेयर। इसको फर्दर कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज किया गया है। सर इसका क्या मतलब है, थोड़ा आप बता सकते हो डिटेल के अंदर, क्वेश्चन कैसे आते हैं यहाँ से। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनता है, तो कौन कौन सा स्कीमा है, एक्सटर्नल स्कीमा, कंसेप्चुअल स्कीमा, इंटरनल स्कीमा, लेवल, यूजर लेवल, कंसेप्चुअल लेवल, इंटरनल लेवल। ओके, क्या बोलते हैं, यूजर लेवल व्यू भी बोल सकते हैं, यूजर व्यू, कंसेप्चुअल व्यू और इंटरनल व्यू। ओके, तो 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हो आप, स्कीमा, लेवल और व्यू की तरफ से। तो देखिए एक्सटर्नल स्कीमा क्या रहेगा, जो आपको यूजर आप जो देखोगे उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल स्कीमा। ओके, कंसेप्चुअल स्कीमा का मतलब क्या होता है, जो आप टेबल डिफाइन करोगे, वही टेबल डिफाइन करोगे डेटाबेस के लिए, या उसके लिए जो रिलेशनशिप आप बताओगे इस टेबल से इस टेबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो कहाँ होता है, आपके कंसेप्चुअल स्कीमा के अंदर। यहाँ किस चीज़ का जवाब मिलता है, वोट डेटा इज स्टोर। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज क्वेश्चन आए हुए, वो डेटा इज स्टोर, ये कौन सा स्कीमा बताता है, एक्सटर्नल, कंसेप्चुअल या इंटरनल। अगर आपको पता होगा तो आप बता दोगे कंसेप्चुअल स्कीमा। इंटरनल स्कीमा के अंदर सर क्या होता है, इंटरनल स्कीमा बताता है आपको हाउ डेटा इज स्टोर, डेटा आप किस तरीके से स्टोर करोगे, क्या बताएगा, डेटा आप किस तरीके से स्टोर करोगे। तो ये बताएगा आप डेटा क्या बी ट्री के अंदर यूज़ करोगे, बी प्लस ट्री के अंदर यूज़ कर रहे हो, और आप इसके अंदर क्या फाइल्स का यूज़ कर रहे हो, इंडिसेस का यूज़ कर रहे हो, कंप्रेशन का, डेटा कंप्रेशन का यूज़ कर रहे हो, डेटा कंप्रेशन का यूज़ कर रहे हो, या डेटा एन्क्रिप्शन का यूज़ कर रहे हो। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पता चलेगी, इंटरनल स्कीमा के अंदर। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, वो बता देता हूँ। हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कौन सा है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है डेटा को हाइड करना। तो आप मेरे को बता सकते हो कि भाई डेटा को हाइड कहाँ किया जा रहा है, यहाँ पे एक्सटर्नल स्कीमा के अंदर ज़्यादा किया जा रहा है या इंटरनल स्कीमा के अंदर। तो देखिए एक चीज़ पे देखिए, फिर यह ध्यान रखना है इंटरनल स्कीमा मतलब क्या होता है, फिजिकल स्कीमा भी होता है ना, फिजिकल स्कीमा ध्यान रखना। जो फिजिकली रूप के अंदर हम डेटा स्टोर करेंगे वो किसे बोलेंगे, इंटरनल स्कीमा के अंदर। हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो देखिए हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन वो होता है आपका यूजर लेवल पे, हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। और लोवेस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन का होगा आपका इंटरनल लेवल पे, लोवेस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ओके, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको बता दिया। हाईएस्ट लेवल डेटा एब्स्ट्रैक्शन पूछा जाता है, कौन सा स्कीमा, एक्सटर्नल स्कीमा, कौन सा लेवल, यूजर लेवल। ओके, कौन सा लेवल, यूजर लेवल, कौन सा व्यू, यूजर व्यू। यहाँ पे आप यूजर व्यू भी बोल सकते हो, कंसेप्चुअल व्यू भी बोल सकते हो, इंटरनल लेवल भी बोल सकते हो। ओके, ठीक है। यहाँ पे शायद कंसेप्चुअल लेवल और लॉजिकल लेवल, एक चीज़ और आती है लॉजिकल, ये आप ध्यान रख रहे हैं ना, लॉजिकल भी इसी को ही बोलते हैं, लॉजिकल। ओके बच्चों, ठीक है ना, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो चीज़ें आपको समझ में आएगी ही आएगी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे सर स्कीमा बोल रहे हो, इसका क्या मतलब है आप बता सकते हो। स्कीमा का मतलब होता है खाका, नक्शा, आर्किटेक्चर, डिस्क्राइबिंग डेटाबेस आर्किटेक्चर, डिस्क्राइबिंग डेटाबेस आर्किटेक्चर। मतलब मैं बोल दूं मोटे तौर पे नक्शा, मतलब मैं बोल दूं कि आप जो टेबल बनाने जा रहे हो उसके अंदर आप क्या क्या कॉलम रखने वाले हो।
मान लीजिए आप रखने वाले हो स्टूडेंट का रोल नंबर, टेबल का नाम क्या है, मान लीजिए स्टूडेंट। ओके, आप रखने जा रहे हो उसका नेम, उसकी एज और उसका सेक्स। ठीक है, इनमें से आप क्या क्या रखने वाले हो वो क्या बताता है आपको स्कीमा। ठीक है, इसके बाद होता है हमारे पास स्टांस। क्या होता है स्टांस? स्टांस क्या होता है सर? द डेटा इन अ डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। डेफिनेशन लिख लेता हूँ, द डेटा इन अ डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम के ऊपर अगर आप डेटा निकालते हो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टांस। तो मान लीजिए मैंने ये निकाला है यहाँ पे, ये तो आपने मान लीजिए जैसे एनरोलमेंट चालू हुआ और आपने देखा कि रोल नंबर इसका 1 है, नेम इसका ए है, एज इसकी 29 है और सेक्स इसका मेल है। तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर मान लीजिए यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट एनरोल हो रहे हैं और डेट दे रखी है 10 तारीख से 20 तारीख के बीच में। आपने 11 तारीख को यूनिवर्सिटी के जो जानना चाहा, जो हेड है डीन है, कि भाई कितने स्टूडेंट का एडमिशन अभी तक हो चुका है, तो वह क्या करेगा? एक क्वेरीफायर करेगा और देखेगा कि भाई कितने स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका है। तो उसको क्या बोलेंगे? हम स्टांस बोलेंगे कि भाई 11 तारीख को कितने स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका है। हो सकता है कि 12 तारीख को डेटाबेस के जो आंसर आए, टेबल के अंदर जो आंसर है वो अलग हो। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके अंदर हम व्यू क्या चलते हैं? व्यू। व्यू का मतलब क्या है? हाउ डेटा शोन टू डिफरेंट यूजर। हाउ डेटा शोन टू डिफरेंट यूज़र। अलग अलग यूज़र को डेटा कैसे दिखेगा? मतलब क्या, यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है? अकाउंट सेक्शन, ओके, एग्ज़ाम सेक्शन, और क्या हो गया आपका? स्पोर्ट्स सेक्शन। तो ये अकाउंट सेक्शन को क्या काम है? यूज़र स्टूडेंट का जो नेम है वो और उसकी फीस। एग्ज़ाम सेक्शन को क्या काम है? स्टूडेंट का नेम और कौन से कोर्स के लिए उसने एलिजिबल कर रखा है। स्पोर्ट्स सेक्शन का क्या नाम है? क्या मतलब है? स्टूडेंट का नेम और कौन सा स्पोर्ट्स वो खेलता है। ये सारी की सारी वैल्यू कहाँ पे है? ये सारी की सारी जो डिटेल आपकी एक बड़ी जो टेबल है उसके अंदर है। मान लीजिए स्टूडेंट टेबल के अंदर और कॉलम मान लेते हैं, पर अकाउंट सेक्शन को सिर्फ ये 2 कॉलम ही दिखेंगे, एग्जाम सेक्शन को तो ये 2 ही दिखेंगे, स्पोर्ट्स सेक्शन को ये 2 ही दिखेंगे। इनको हम क्या बोलते हैं? व्यू। व्यू का मतलब पूरी टेबल ना दिखा के जितने काम के डेटा है, जितने काम के फील्ड है वो ही शो करना यूजर को। ओके, आई बात समझ में? चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके अंदर हम आगे हम देखेंगे कि भाई डेटा इंडिपेंडेंस क्या देखने वाले हैं? डेटा इंडिपेंडेंस क्या देखने वाले हैं? डेटा इंडिपेंडेंस क्या देखने वाले हैं? डेटा इंडिपेंडेंस। सर डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या? 2 तरीके से है आपका ये डेटा इंडिपेंडेंस। एक है आपका फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और दूसरा है आपका लॉजिकल या कंसेप्चुअल डेटा इंडिपेंडेंस। क्या मतलब है? तो हम उसी कहानी के ऊपर आ जाते हैं, 3 टायर आर्किटेक्चर की, तो हमें समझ में आ जाएगा। ये हमारा है आपका कंसेप्चुअल लेवल और ये आपका फिजिकल लेयर। ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं। इसका मतलब ये है, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब है कि अगर आप यहाँ पे फिजिकली डेटाबेस के अंदर कोई चेंज करते हो तो इसका इफेक्ट कंसेप्चुअल लेवल और आपके यूज़र लेवल के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। मान लीजिए नंबर ऑफ आपके यूज़र बढ़ गए हैं, तो पहले आप मान लीजिए, चलिए यूज़र बढ़ लीजिए, सिक्योरिटी कंसर्न्स के हिसाब से आप क्या करना चाहते हैं? आपका जो डेटाबेस है वो मान लीजिए पहले आपने एसक्यूएल यूज़ करते थे, उसके अलावा उससे आप क्या करना चाहते हैं? ओरेकल यूज़ करना चाहते हैं। तो ये जो हमने चेंज किया है ना, उससे
कंसेप्चुअल लेवल और यूजर लेवल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। इसे हम क्या बोलेंगे, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। सेम कहानी यहाँ भी है, अगर यहाँ पे कंसेप्चुअल लेवल के अंदर आप कुछ टेबल्स चेंज करते हैं या उनके बीच में रिलेशनशिप चेंज करते हैं तो इसका प्रभाव यूज़र लेवल पे नहीं होना चाहिए, ना ही फिजिकल लेवल पे होना चाहिए। यूज़र को पता नहीं चलना चाहिए कि भाई बैकएंड में कुछ चेंज किया गया है। इसे हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल या कंसेप्चुअल डेटा इंडिपेंडेंस। तो एग्जाम के अंदर कुछ एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। सर नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ यूज़र। यूज़र कितने प्रकार के हैं सर, तो देखिए यूज़र के बारे में अगर हम बात करें तो यूज़र हमारे पास हो जाएंगे अलग अलग तरीके के हैं। तो नेटिव यूज़र, ठीक है, नेटिव यूज़र और एप्लीकेशन प्रोग्रामर और सर इसके अलावा हमारे पास आएगा सोफिस्टिकेटेड यूज़र और इसके अलावा हमारे पास हो जाएंगे स्पेशलाइज यूज़र और एक और क्या हो जाएगा हमारा DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। क्या हो जाएगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। नेटिव यूज़र का मतलब है कि वो जो नया यूज़र सीख रहा है, न्यू, नोविस, ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है एग्जाम में, न्यू या नोविस यूज़र। एप्लीकेशन प्रोग्राम का मतलब वो यूज़र जो एप्लीकेशन बनाते हैं, ओके, प्रोग्राम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर। सोफिस्टिकेटेड यूज़र क्या हो गया, जो उस एप्लीकेशन के ऊपर वर्क करते हैं। और स्पेशलाइज यूज़र का मतलब क्या होता है, ये स्पेशलाइज है, किसी फील्ड के अंदर स्पेशलाइज है। मान लीजिए इसको कुछ चाहिए तो ये SQL क्वेरी फायर करते हैं, ओके। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब ये है कि वो हर एक काम के अंदर परफेक्ट है। वो क्या करते हैं, जो डेटाबेस पूरा है उसको मैनेज करने का काम करते हैं, उसे हम क्या बोल देंगे, DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ओके। तो मेरे ख्याल से अभी तक की कहानी आपको समझ में आ रही होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करें, है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसी के अंदर। सर नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मॉडल्स। क्या पढ़ने वाले हम, टाइप्स ऑफ मॉडल। सर ये कौन कौन से हैं, तो वैसे तो टाइप ऑफ मॉडल देखिए अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग बहुत सारे दे रखे हैं। तो मैं जो पढ़ाने वाला हूँ आपको 3-4 तरीके बताने वाला हूँ, उसके अंदर से भी हम 1-2 डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं, ओके। तो टाइप ऑफ मॉडल्स, टाइप्स ऑफ मॉडल्स। तो आपके जो मॉडल्स होते हैं, देखिए सबसे पहला है हायरार्किकल मॉडल। सर इसके अंदर क्या ध्यान रखना है आपको, सिर्फ ये ध्यान रखना है, इसको सिंगल पेरेंट मॉडल भी बोला जाता है, सिंगल पेरेंट मेनी चाइल्ड, ओके। जो चीज़ बता रहा हूँ आपको ध्यान रखनी, इसका मतलब ये है ए इसका पेरेंट है और ए के जो बच्चे हो सकते हैं बी के फिर से हो सकते हैं सी और ये डी, फिर इसके हो सकते हैं ई, इसके हो सकते हैं एफ और इसके हो सकते हैं जी। कहने का मतलब ये है कि सी का सिंगल पेरेंट बी है और डी का भी सिंगल पेरेंट बी है, बी का सिंगल पेरेंट कौन है, ए। इसको मैं क्या बोलता हूँ, हायरार्किकल मॉडल। और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्री लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, ट्री लाइक स्ट्रक्चर मॉडल, ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखेंगे वो है हमारे पास नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल चाइल्ड मल्टीपल पेरेंट मॉडल। क्या बोलते हैं, मल्टीपल चाइल्ड मल्टीपल पेरेंट मॉडल, ओके। मल्टीपल चाइल्ड मल्टीपल पेरेंट मॉडल। और जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्राफ लाइक
स्ट्रक्चर। क्या होता है? ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर। सर इसके अंदर क्या होता है बताओ तो सही। इसके अंदर होता है, मैं इसमें ही बता देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर ये होता है कि सी इंटरेक्ट कर सकता है, यहाँ पे आपके सी जो है आपका इंटरेक्ट कर सकता है ई से, डी इंटरेक्ट कर सकता है ई से, एफ इंटरेक्ट कर सकता है बी से, जी इंटरेक्ट कर सकता है बी से। इसका मतलब इस मॉडल को बोलते हैं हम मल्टीपल चाइल्ड मल्टीपल पेरेंट मॉडल। सी का पेरेंट बी भी हो सकता है, सी का पेरेंट ई भी हो सकता है, डी का पेरेंट ई भी हो सकता है, डी का पेरेंट बी भी हो सकता है। ओके, इस प्रकार एफ इंटरेक्ट कर सकता है एफ से, डी इंटरेक्ट कर सकता है ए से, ठीक है। तो आपस में सभी जन इंटरेक्ट कर सकते हैं किसके अंदर? नेटवर्क डेटाबेस मॉडल के अंदर। सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है, सिंगल पेरेंट मिनी चाइल्ड मॉडल किसे बोलते हैं? हायरार्किकल। मल्टीपल चाइल्ड मल्टीपल पेरेंट मॉडल किसे बोलते हैं? नेटवर्क डेटाबेस। ओके, चलिए अब हम इसके अंदर नेक्स्ट जो मॉडल है वो जो पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। कौन सा है? रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल ये जो प्रपोज किया था आपके, किसने किया था? डॉक्टर E.F. कोड। E.F. कोड वेरी वेरी इंटेलिजेंट साइंटिस्ट। इसने अपने दिए थे 12 कोड रूल्स। अभी वो रूल्स तो हम देखेंगे नहीं, इसने दिए थे 12 कोड रूल्स। इसने 12 रूल्स दिए थे, ओके। और उसी के ऊपर पूरी DBMS चलती है ना। तो इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है? कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है? कार्डिनलिटी ध्यान रखना, टर्म्स के ऊपर ध्यान रखना। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? कार्डिनलिटी। इसका मतलब टप्पल, टप्पल या क्या बोलोगे आप? रोज। फिर एरिटी। सर एरिटी का मतलब क्या होता है? एरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स या इनको हम क्या बोलते हैं? फील्ड या एट्रीब्यूट। देखिए आपको नाम का ध्यान रखना है, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इसी के अंदर। यार कॉलम क्या होता है, एरिटी क्या होती है, फील्ड क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है। चारों एक ही चीज़ है। कार्डिनलिटी, रिकॉर्ड, टप्पल और चारों एक ही चीज़ है। ध्यान रखना, मैं कार्डिनलिटी रेशियो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कार्डिनलिटी की बात कर रहा हूँ, है ना। कार्डिनलिटी रेशियो हम आगे पढ़ेंगे। फिर क्या हो गया? रिलेशन। रिलेशन का मतलब क्या हो गया? आपके टेबल। टेबल को क्या बोलेंगे? रिलेशन। नेक्स्ट जो मॉडल है वो है आपका एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। क्या है? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ओके। इसको क्या बोलते हैं? ER मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ER मॉडल, ठीक है। सर इसके अंदर क्या होता है आप बता सकते हैं? इसके अंदर देखिए, टेबल को, एंटिटी का मतलब क्या होता है? आपकी टेबल। एंटिटी का मतलब होता है टेबल। एट्रीब्यूट का मतलब होता है यहाँ पे कॉलम। क्या होता है? कॉलम। और रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप का मतलब होता है एसोसिएशन बिटवीन टेबल्स। एसोसिएशन बिटवीन टेबल्स, टेबल्स के बीच में एसोसिएशन। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। अब हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के बारे में। अब हम क्या करेंगे? डिटेल के अंदर देखेंगे। किसके अंदर देखेंगे? डिटेल के अंदर देखेंगे, ओके। तो जो ER मॉडल है उसको हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। किसके अंदर पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास के अंदर, ओके। तो 1 बाय 1 हम चलेंगे और डेप्थ के अंदर चलेंगे, जैसे क्वेश्चन आते हो हम करेंगे भी। और बाकी मैंने क्या बोला? मैं आपके लिए मैराथन क्लासेस लेके आऊँगा। क्या लेके आऊँगा? मैराथन क्लासेस क्वेश्चंस। तो मैं बता दूँ, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अभी आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की साथ में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है।
उसके लिए आप कंप्यूटर फॉर क्वांट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, वहाँ से आप देख सकते हैं। दूसरी ये बात है कि इस वीडियो के लिंक के अंदर आपको क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, और वो क्वेश्चन ज़रूर अटेंड कीजिए, जिससे आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं, आपको क्या समझ में क्या नहीं, वो प्रीवियस ईयर एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, उसको आप अटेंड कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्यों नहीं अटेंड करते हो? बहुत सारे स्टूडेंट अटेंड भी कर रहे हैं। अटेंड कीजिए, क्वेश्चन करने से आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो भी हम डिले हुए हैं वो सारा मैं कवर कर लूँगा, बिल्कुल भी चिंता ना करें। 30 डेज़ बोला है, 30 डेज़ के अंदर मैं आपको बहुत चीज़ें कराने वाला हूँ। ओके, और उसके बाद में मैराथन लेके आने वाला हूँ, बहुत तगड़ा चीज़ें कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।